दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप जो तकनीशियन का पोस्ट निकली है व्यापम में, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यह दूसरे नंबर का क्लास है। किसका? जो टेक्निकल वाले पोर्शन है जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों का, उसका यह दूसरा क्लास है तकनीकी कौशल का। और इंडिया जीएस का, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जीएस का यहाँ पर क्लास भी चालू है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने अलग से प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ हैंडपंप तकनीशियन करके, तो वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास आ रहा है। और यहाँ पर एमसीक्यू क्लास के माध्यम से ही आपको तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि समय कम है और सिलेबस कंप्लीट कर पाना आसान नहीं, इसलिए इसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आएगा, तो आप चैनल में जुड़ जाइए। जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। और क्लास पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो हैंडपंप तकनीशियन का जिसके पास योग्यता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ईमानदारी से तैयारी करने वाले। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको थोड़ा सा चार्जेबल देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेबल इसलिए रखा गया है कि जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी करते हैं वह यहाँ पर जुड़ेंगे, उसको बेनिफिट होगा। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7828 उसके बाद 253841 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के पीडीएफ जो क्लास हो रहे हैं वो सारी पीडीएफ, साथ साथ करंट अफेयर की जानकारी, इंडिया जीएस और आपके सीजीजीएस की जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। कुछ भी आपको पर्सनल जानकारी चाहिए, कैसे तैयारी करना, कैसे आपको क्या रणनीति है, क्या बुक पढ़ना है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर बताई जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 60 प्रश्न आप सभी को बताऊँगा जो कि टेक्निकल का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है? उनमें से कौन सा जो एक कारण है जो दुर्घटना को टालने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है? पहला है कुशल कारीगर के समान कार्य करना, दूसरा मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, सी है सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है? मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, जो कि दुर्घटना को टालने का सबसे अच्छा उपाय है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं? तो दुर्घटना, घटना ए और बी दोनों, या इनमें से कौन है? तो उसको दुर्घटना कहा जाता है, जो कि अचानक से जो घटना हो जाती है उसको दुर्घटना ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं है? दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लगना, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी टूट जाना। तो थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बीमा कंपनी से पैसा कमाने को उंगली काट लेना यह दुर्घटना नहीं है, इसको लापरवाही का मतलब स्वयं को चोट पहुँचाना कहा जाता है। और तो बाकी सभी आपका यहाँ पर दुर्घटना में आ जाएगा। अगला है चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीनता होना। तो दुर्घटना का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अधिक फुर्तीला होना, जो कि दुर्घटना का कारण नहीं है। बाकी आपका कार्य में रुचि नहीं लेना हो सकता है, अधिक उत्सुक होना ये भी हो सकता है, और अनुशासनहीनता मतलब नियम का पालन नहीं करना। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो मशरूम हेड चीजल, फैले मुंह पर का स्पैनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स, या टाइट कसा आरी का ब्लेड। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स का यह दुर्घटना का कारण नहीं है। अगला है औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, तो असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला है कार्यशाला में खाली स्थान डीसी से अधिक उल्टे दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। तो इनमें से कौन सा है जो अधिक डीसी से मतलब डायरेक्ट उल्टे से तो दुर्घटना का कारण बनती है, जिसमें 100 वोल्ट है, 120 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो इसका सही आंसर 120 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्यशाला में 120 वोल्ट अधिक माना जाता है और यह दुर्घटना का कारण यहाँ पर बन सकती है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को, तो कोई सा भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि एक्सीडेंट है, इसकी सिचुएशन जो स्थिति है वो पीड़ित व्यक्ति को क्या यहाँ पर बताती है? तो आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, या डी है चिकित्सक के आने तक लेटा देना चाहिए।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए, तो जो कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल यहाँ पर ये चीज़ की यहाँ पर इसका 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। सॉरी मैं डी बता रहा था। 8वें का करेक्ट आंसर तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना अनिवार्य है, जो कि दुर्घटना का होने पर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार अनिवार्य है। कोई भी एक हॉस्पिटल है या आपके पास अगर फर्स्ट है यहाँ पर तो उसको आप करवा सकते हैं। अगला है कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है, तो ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है, तो सुरक्षा हेलमेट है, हेयर नेट, बम कैप या फेस शील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फेस शील्ड। बाकी आपका जो सिर की सुरक्षा के लिए आईएमपी साधन है। अगला है तैलीय फर्श को साफ करने के लिए खाली स्थान चाहिए, तो CO2 का स्प्रे करना, रेत डालना, पानी डालना या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रेत डालना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है, तो भागने के लिए मना करना, धूम्रपान करना, आग जलाना, श्वास यंत्र पहनना। तो कौन सा है इसमें निषेधात्मक मतलब नकारात्मक मतलब मना करना, तो कौन सा संकेत के अंतर्गत आता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भागने के लिए मना करना। अगला है 13वां नंबर, निम्न में से कौन सा संकेत नीली पृष्ठभूमि ब्लू यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर हो जाएगा पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार बने होते हैं, तो इनमें से कौन सा एक संकेतक है जिसमें नीली पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड नीला कलर रहता है, जिस पर सफ़ेद संकेत का वृत्त गोलाकार यहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अनिवार्य संकेत ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है, तो निषेधात्मक संकेत, उपयुक्त संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि संकेतक का प्रकार नहीं है, जिसमें आपको पहला संकेतक है निषेधात्मक, उसके बाद चेतावनी भी संकेतक है और डी वाला सूचनात्मक भी संकेतक है। अगला है यहाँ पर 15 नंबर में चित्र दिया हुआ है, चित्र में फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है, तो ये देख सकते हैं चित्र है, इस पर किस जो उपयोगी है, किस कार्य फिटिंग कार्य को जो प्रकृति को सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है, तो निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी या सूचनात्मक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चेतावनी संकेत। अगला है 16वां नंबर, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जहर के खतरे के लिए, तो यहाँ पर 3 चिन्ह दिया हुआ है, इनमें से एक चिन्ह सही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि खतरे का है। देख सकते हैं जो कि खतरे का आप सभी देखे होंगे। और उसके बाद है निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा चित्र है जो कि विकिरण के खतरे को दर्शाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये विकिरण का खतरा है, तो 70 का यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा। अगला चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं, तो जो चेतावनी संकेत होता है तो वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, आपका त्रिभुजाकार, जो कि चेतावनी के संकेत रहते हैं। अगला चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत दर्शाता है, तो ये देख सकते हैं जो कि चेतावनी संकेत दर्शाता है, तो आग के खतरे का, विस्फोटक से होने वाले खतरे का और विद्युत झटके का खतरा, लेजर बीम से खतरा। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत झटके का खतरा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 20वां, निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है, तो आंखों की सुरक्षा करें, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, रेस्पिरेटर का प्रयोग करें, विस्फोट होने का खतरा। तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। अगला है चिकित्सक डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा खालिस्तान कहलाती है, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, औद्योगिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा अनिवार्य होता है और डॉक्टर के आने से पूर्व प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है उसको यहाँ पर की जाती है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड बॉक्स 22वां नंबर, फर्स्ट एंड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं खाली स्थान रखना चाहिए, तो महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र पर, आसानी से अभिगम स्थान पर या सही स्थिति पर। तो 22 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आसानी से अभिगम स्थान पर, तो इसको रखना चाहिए। अगला है बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखेंगे कि सांस चढ़ रहा है नहीं, मुंह पर पानी की छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देखेंगे कि सांस चल रहा है या नहीं,
तो उसके बाद तत्काल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। 30वां का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंह पर पानी की छींटे भी देते हैं भैंस को, और डॉक्टर के पास भी तत्काल ले जाया जाता है। तो सांस अगर चल रही है तो ठीक है, क्योंकि बेहोश हुआ तो आप उसमें निश्चिंत रह सकते हैं। अगला है 24 नंबर, बेसिक लाइफ स्पार्ट में निम्नलिखित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? जो कि बेसिक है, नॉर्मल स्टार्टिंग लाइफ पार्ट में निम्नलिखित में से कौन सी जो यहाँ पर प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? तो वायु मार्ग को साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगला है 26वां नंबर, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम खाली स्थान को साफ करना चाहिए। तो मांसपेशियों को, जीभ को, मुंह को, श्वास नली को। तो कृत्रिम श्वास देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डी हो जाएगा, श्वास नली। अगला है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। तो सिल्वेटर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिल्वेटर विधि। अगला है कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? तो सैफर विधि, सिल्वेटर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि एक विधि होती है, सभी है। सैफर विधि भी मुंह से मुंह हवा देना, सिल्वेटर विधि जो कि कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि आपका बी वाला हो जाएगा। अगला है यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो उसे प्राथमिक उपचारक को क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, टूटी हुई अस्थियों देखनी चाहिए, शरीर को कम्बल से गर्म रखना चाहिए, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जाँच करना चाहिए। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि टूटी हुई अस्थियों देखना चाहिए। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। जो विद्युत सप्लाई के तार से कोई व्यक्ति अगर चिपक जाता है तो किससे दूर किया जाता है? तो रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से पकड़कर गीली लकड़ी द्वारा, या लोहे की राड से। सिंपल है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो उसका करेक्ट आंसर रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। कोई भी अगर करंट में या बिजली के वायर में चिपक गया है तो उसको आप रबड़ के दस्ताने या फिर लकड़ी से उसको आप हटाएंगे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला, जब करंट बहुत निचले स्तर पर हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है जब करंट बहुत निचले स्तर पर हो तो इलेक्ट्रिक से मानकर चलिए किसी व्यक्ति को शॉक लग गया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। अगला है, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए? चलती कोई मशीन है जिस पर किसी भी कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। स्पैनर के द्वारा, पाइप रिंच के द्वारा, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पिनर के भी द्वारा और पाइप रिंच के भी द्वारा नहीं करना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं? तो काला चश्मा, कपड़े, हेलमेट, ये सभी। तो उसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवधारणा का जो मुख्य उद्देश्य है तो अपव्यय को कम करते हुए उत्पादक को बढ़ाना, अब व्यय को कम करना, व्यय एवं स्वयं की बचत करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। 5S का तात्पर्य क्या है? तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्ड, डिस्टिंक्शन या सुटेशन, सुस्टेन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो शॉर्ट, सेट इन टाइम, सेट इन ऑर्डर या साइन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सेट इन टाइम। अगला है, 5S सिस्टम का लाभ है। तो 5S सिस्टम का क्या लाभ है? स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर पर बढ़ाना, उत्पादकता दर बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्पादकता बढ़ाना। अगला है, 5S प्रक्रियाओं के
मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? आईएमपी प्रश्न है। तो कार्यालय चक्र प्रणाली, समय प्रबंधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है 39वां नंबर, 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ है। तो अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावना कम हो जाती है। बी है अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। ये दोनों इसका मुख्य लाभ का कारण है, अवधारणा है। उसके बाद है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S संकल्पना है? तो लाइफिंग या सेफ्टी, सिक्योरिटी या सेटिस्फेक्शन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंप्लीफाइंग। अगला है विभागीय भ्रमण, 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत आता है? तो स्टैंडर्ड, डाइसेस, साइन है, सुटेन है या सेट इन ऑर्डर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सी वाला सुटेन। अगला क्वेश्चन है कार्यशाला वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? कार्यशाला जो होती है, वर्कशॉप होती है, वहाँ पर विद्युत का अचानक विफलता या बंद हो जाती है। तो किसके कारण? तो स्थिति है, कारण है आपातकालीन स्थिति या प्रक्रम। तो 42 का राइट आंसर आपातकालीन स्थिति हो जाता है। अगला आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। तो आग पकड़ना, शक्ति विफलता, प्रणाली विफलता, कारीगर विफलता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कारीगर विफलता। अगला प्रश्न है कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ है। तो 1 अप्रैल 1949, 23 सितंबर 1948, 1 मई 1949, 1 सितंबर 1948। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1949 को कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ है। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू हुआ। तो ₹25,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारी पर ऐसे कारखाने जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, ऐसे कर्मचारी दुकानें, होटलें आदि में कार्यरत हो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी में आते हैं। अगला है प्रभावी हाउसकीपिंग से क्या होता है? प्रभावी हाउसकीपिंग से तो उत्पादन में वृद्धि, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, दुर्घटना में कमी आती है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी होता है। प्रभावी हाउसकीपिंग से उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ दुर्घटनाओं में कमी आती है। अगला प्रश्न है हार्ड वर्क में सम्मिलित है। तो वेल्डिंग कार्य, कटिंग कार्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो हार्ड वर्क है यहाँ पर। तो वेल्डिंग कार्य भी है, कटिंग भी है। अगला सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पाइपलाइन कार्य, हाउसकीपिंग कार्य, बॉयलर कार्य या डक्ट कार्य। तो 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, हाउसकीपिंग कार्य, जो कि सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? तो कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक या ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, जो कि मटेरियल हैंडलिंग है। तो कन्वेयर भी है, क्रेन भी है, औद्योगिक ट्रक। अगला यूनिट लोड परफॉर्मेंस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मटेरियल को सीमाबद्ध करने के लिए, मटेरियल को पकड़ने या बफर करने के लिए, मटेरियल को मैनिपुलेट करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो 50 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मटेरियल को सीमाबद्ध करने के लिए यूनिट लोड परफॉर्मेंस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो मशीन को साफ करना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे तथा फर्श को साफ करना, टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देना। अगला है ज्वलनशील द्रवित ठोस को खाली स्थान में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी ए आग, श्रेणी बी आग, श्रेणी सी आग, श्रेणी डी आग। तो इसका राइट आंसर श्रेणी बी आग हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो क्या चीज़ है? जीवन रक्षक प्रक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, अत्यधिक देखभाल, चिकित्सा उपकरण है, उपचार है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्लास्टिक कचरा के लिए प्रयुक्त बिन का कलर कोड क्या होता है? तो लाल, नीला, हरा, पीला। तो प्लास्टिक कचरे के लिए जो प्रयुक्त बिन होता है उसका कलर कोड क्या रहता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पीला। अगला प्रश्न है 55 नंबर, लकड़ी की अग्नि कागज, कपड़े के कारण लगने वाले आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रेणी ए आग, श्रेणी बी आग, श्रेणी सी आग, श्रेणी डी आग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रेणी ए आग। अगला है निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो शोर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। अगला घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाकर या घाव पर दबाव देकर। तो घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव है उसको कैसे रोका जा सकता है? तो घाव पर दबाव देकर। अगला है नीचे प्रदर्शित चिन्ह का नाम क्या है? तो देख सकते हैं ये चिन्ह है, यहाँ पर रोड है, तो स्कूल है, संरक्षित है, अनगार्डेड है, पैदल चलने वाले मार्ग का जो रास्ता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर
डी हो जाएगा, जो कि पैदल चलने का मार्ग है। अगला है आग लगने के 3 कारक कौन से हैं। आग जो लगने का कारण क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ईंधन, नाइट्रोजन ऊष्मा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इसके द्वारा यहाँ पर आग लगने के प्रमुख 3 कारण हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, तो घटना के बाद पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के पहले 60 मिनट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, घटना के पहले 30 मिनट। अगला प्रश्न है 61वां नंबर, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला उपाय क्या है, तो सुरक्षा उपकरण पहनना, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों को पालन करना, अत्यधिक कुशल कार्य करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुर्घटना से इससे बचा जा सकता है। अगला है अपशिष्ट कागज सेग्रेशन के लिए बीन्स का कलर कोड क्या है, तो लाल, नीला, काला, हरा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नीला। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 62 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के माध्यम से, बाकी आप थ्योरी का क्वेश्चन है आप ज़रूर करिए। जो आपके पास बुक है आईटीआई का, उनसे आप पढ़िए, काफ़ी मददगार रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 प्रश्न ही आपको यहाँ पर मेन सिलेक्शन का जरिया रहेगा। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले। और जिसको भी ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से तत्काल व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7828253841 है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।